कल मैंने आपको इलस्ट्रेशन 3 होमवर्क में दिया था, जिसमें सभी टर्म्स आपके क्लियर थे, बट उसमें कुछ दो टर्म थे। एक है प्रोविडेंट फंड और दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये दोनों टर्म क्लियर करने हैं, ठीक है ना। ना पहले ये दोनों टर्म्स क्लियर कर लेता हूँ मैं, प्रोविडेंट फंड भी क्लियर कर लेता हूँ एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी क्लियर कर लेता हूँ। पहले तो कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं मुझे ये बताओ। आपने वर्ड सुना है कंट्रीब्यूशन? क्या होता है कंट्रीब्यूशन? छोटा सा भाग हम अपनी तरफ से कुछ किसी को दे रहे हैं, छोटा सा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी को गिफ्ट करना है, आपको 4-5 फ्रेंड एक साथ मिलकर एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर दे रहे हो और सभी ने उसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप स्कूल की तरफ से या ट्यूशन की तरफ से पिकनिक पे जाते हो, ठीक है, तो कुछ एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट करते हो ना, व्हाटसोएवर 500 रहा होगा, 1000 रहा होगा, वॉट जो भी अमाउंट होगा, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वो जो सैलरी बोलते हैं ना, वो पूरी सैलरी कभी भी किसी एम्प्लॉय को हाथ में नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती समझो। सपोज करते हैं कि किसी ने सीए कर लिया और वो 1 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी पर किसी कंपनी में लग रहा है। 1 लाख रुपीस पर मंथ उसे बताएगी कि आपकी सैलरी हमारी कंपनी में 1 लाख रुपीस पर मंथ होगी, बट उसे 1 लाख रुपीस हाथ में नहीं मिलेंगे। अब आप बोलोगे 1 लाख सैलरी है और 1 लाख नहीं मिलेंगे, तो ऐसा क्यों है? इसमें से प्रोविडेंट फंड माइनस होता है, प्रोविडेंट फंड माइनस होता है। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करके कंपनी अलग से रख देती है। अब हमारा वर्किंग लाइफ कितना होता है? वर्किंग लाइफ किसे कहते हैं? सपोज करो किसी ने 25 ईयर्स की एज में सीए कंप्लीट किया और ये 60 ईयर की एज तक काम कर सकता है, तो 25 से लेकर 60 यानी 35 ईयर्स इसका वर्किंग लाइफ रहा जिसमें वो काम कर सकता है। लेकिन उसकी लाइफ और कितनी आगे जाएगी पता है क्या? वो 70 तक जिएगा, 80 तक जिएगा, नहीं पता। 60 के बाद काम भी नहीं होता, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज़ बीपी होता ही है, तो उसकी लाइफ कैसे कटेगी? उसे पैसा तो चाहिए ना, कंपनी 60 ईयर्स तक उसे निकाल देगी, रिटायर कर देगी। तो ये अमाउंट क्या होता है कि ये प्रोविडेंट फंड का अमाउंट, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 10%, 10,000 इसकी सैलरी में से पर मंथ डिडक्ट किया जाएगा, तो इसको हाथ में सैलरी मिलेगी कितनी? 90,000 पर मंथ। इसे सैलरी ऑन हैंड कहते हैं इसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी सैलरी कितनी है तो 1 लाख, लेकिन सैलरी ऑन हैंड कितनी है? 90,000। ये 10,000 जाएंगे प्रोविडेंट फंड में, ये हर महीने उसकी सैलरी में से डिडक्ट होते जाएंगे और इसी के ही नाम पर जमा होते जाएंगे 35 ईयर्स तक। और जब वो रिटायर होगा ना, ये सारा पैसा विथ इंटरेस्ट उसे वापस मिलेगा, विथ इंटरेस्ट। अब कितना सारा ये पैसा हो जाएगा? 10,000 पर मंथ इंटू 12 करो तो ये हो जाएंगे 1,20,000 रुपीज़ पर ईयर, और ऐसे 35 ईयर्स, दैट मीन्स 36 एंड 6 42 लैक्स, ठीक है। 42 लैक्स तो इसने जमा किए, इस 42 लैक्स पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा इसे, तो ये पैसा 4 से 5 गुना हो चुका होगा। कितना? 4 से 5 गुना, यानी 42 लैक्स का 5 गुना भी गिनो तो लगभग 2 करोड़ रुपीस का अमाउंट उसे मिलेगा जब वो रिटायर होगा। ये कंपनी उसे देगी, लेकिन कंपनी कोई एहसान नहीं कर रही है, ये इसी की ही सैलरी में से डिडक्ट करके रखा हुआ पैसा है। दूसरा, हम इसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी गिन रहे हैं कि सीए हो गया, फर्स्ट मंथ की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, उसमें से 10,000 डिडक्ट हो गए 10%। 35 साल के लिए उसकी सैलरी 1 लाख थोड़ी रहेगी, बढ़ती रहेगी, और ये उसकी सैलरी का 10% डिडक्ट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड।
आपने सुना होगा कि ये रिटायर हुआ उसे 80 लाख मिले, ये रिटायर हुआ इसे 1.5 करोड़ मिला। कहाँ से मिला? कंपनी दान में नहीं देती, ये इनका ही पैसा है जो इनकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा डिडक्ट किया गया है। पेंशन बोलते हैं ना, पेंशन एक अलग चीज़ हो जाती है, ये प्रोविडेंट फंड है। पेंशन एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं पेंशन भी क्लियर कर देता हूँ। मेरे फ्रेंड के फादर रिटायर हुए बैंक से। जब वो बताते थे कि 35 साल पहले, 35-40 साल पहले जब उनकी जॉब लगी थी, 40 साल पहले, वो 22 एज थी उनकी, तब वो 350 रुपये महीने की सैलरी पर बैंक में लगे थे। 350 रुपये महीने की सैलरी, तब भी उनका 10% प्रोविडेंट फंड में जाता था। मीन्स हर महीने 35 रुपये प्रोविडेंट फंड में जाएंगे। जब वो रिटायर हुए ना तो उनका सैलरी था 65,000 रुपीज़। 350 रुपये से लेकर 65,000 की जर्नी उन्होंने पूरी की। जब 65,000 सैलरी थी ना तब भी उसका 10% उनका डिडक्ट होता था प्रोविडेंट फंड के लिए। अब ये रिटायर हो गए, तो रिटायर हो जाने के बाद ये जो लास्ट सैलरी है ना, इसका 50% जब तक वो जिंदा रहे उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। 50% से ज़्यादा ही होती है। अब इसका 50% करेंगे तो 32,500, बट अप्रोक्स 35,000 पेंशन मिलती है, आधी सैलरी। अब उनको बैंक में जाना नहीं है, काम करना नहीं है, घूमते फिरते हैं, आराम करते हैं। 35,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है। और जब रिटायर हुए थे तब उनको उनका फंड भी मिला, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। अब वो फंड सपोज करो 2 करोड़ रुपीज़ होगा, तो वो 2 करोड़ का फंड अगर उन्होंने बैंक में रख दिया और उन्हें 1% भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2 लाख रुपीज़ तो उसका इंटरेस्ट हो जाता है। रिटायरमेंट तो मस्त हो क्या ना उनका। 2 करोड़ का फंड हो और 1% भी मिले तो 2 लाख रुपीज़ उस पर इंटरेस्ट, 35,000 हर महीने पेंशन और पूरा दिन आराम। अब जितना उनका लाइफ रहा उनका लाइफ ऐसा ही रहेगा। सो पेंशन एक अलग चीज़ है। पेंशन है कि सैलरी का 50%। और प्रोविडेंट फंड क्या है? और मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि आज कोई सीए कर रहा है तो उसकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, और 35 साल के बाद जब वो रिटायर होगा तब उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ तो नहीं होगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल है आपके सामने। 40 साल में इनकी सैलरी 22 की एज में वो लगे थे और 62 की एज में वो रिटायर हुए। 40 साल उन्होंने बैंक में काम किया, 350 रुपये पे लगे थे, और जब रिटायर हुए 65,000 रुपीज़ सैलरी थी। तो हर महीने उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। अब ये तो आपने प्रोविडेंट फंड समझ लिया, टर्म क्लियर हो गया प्रोविडेंट फंड। नाउ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है? तो रूल्स क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉई की सैलरी में से मैक्सिमम 10% डिडक्ट कर सकते हैं, और वो एम्प्लॉयर अपने पास रखता है। दैट मीन्स एम्प्लॉयर के लिए तो वो लाइबिलिटी हो गई, एम्प्लॉयर को तो वो देना है ना जब वो रिटायर होगा, सो उसके लिए लाइबिलिटी है। आज मेरे पास कोई काम कर रहा है, 1 लाख सैलरी है, मैं 90 उसे दे रहा हूँ, 10 अपने पास रख रहा हूँ, तो वो 10 है तो उसी की वापस करने हैं, लेकिन कब? जब वो रिटायर होगा, तब तक वो मेरे पास पड़े हैं, बट देना तो है। सो प्रोविडेंट फंड हमेशा लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटी में आती है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर हो गया? नाउ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अब इसे समझ लो। सपोज करो कि ये सीए किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो कंपनी का कोई रूल नहीं है 10,000 डिडक्ट करना है। ये उससे पूछा जाता है कि आपको कितना डिडक्ट करवाना है। ये सीए 1,000 भी चूज़ कर सकता है, 2 भी चूज़ कर सकता है, 5,000 भी चूज़ कर सकता है, मैक्सिमम 10% चूज़ कर सकता है। मीन्स 10,000 से ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा। फिर इसमें एक और रूल है कि 10,000 ये डिडक्ट करवा रहा है ना, तो 10,000 इसके बॉस को भी उसमें डालना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। यानी 10,000 इसकी सैलरी में से डिडक्ट होगा, 10,000 इसका बॉस डालेगा, 20,000 रुपीज़ इसके जमा होते जाएंगे, बट मैक्सिमम 10%। अब समझो किसी को पैसों की बहुत ज़रूरत है, समझो उसने सीए करने के लिए लोन लिया है, कर्जा है, उधार है, वो बोलता है नहीं मेरा 10,000 डिडक्ट मत करो, मेरा 1,000 रुपीज़ डिडक्ट करो। बॉस बोलेगा ठीक है आप 1,000 निकालो, 1,000 उसमें बॉस डालेगा, प्रोविडेंट फंड में कितना जमा होगा? 2,000। ये बोल रहा है मेरा 5,000 डिडक्ट करो, बॉस बोलेगा ठीक है 5,000 एम्प्लॉय का डिडक्ट होगा, 5 उसमें बॉस डालेगा, प्रोविडेंट फंड में जाएंगे 10,000। बट कुछ लोग फिर ऐसे होते हैं ना, सर मेरा 90,000 डिडक्ट करो,
क्योंकि बॉस को भी 90 डालना पड़ेगा ना, तो बॉस तो मर जाएगा। 1 लाख सैलरी दे और 90,000 प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे, तो ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होगा? 10। अब सही में बताओ, किसी को ज़रूरत ना हो, उसके पापा भी कमाते हैं, अभी नया नया CA बना, तो उसको तो कोई खर्चा है नहीं, शादी हुई नहीं है, वाइफ बच्चे हैं नहीं, तो बोलेगा मेरा 90 डिडक्ट करो, प्रोविडेंट फंड में 90 मैं डालता हूँ, 90 बॉस डालेगा। बॉस नहीं डालेगा। बॉस कितना डालेगा? 10। हाँ, बॉस उसको बोलेगा कि आपको 10 की जगह 20 प्रोविडेंट फंड में भेजना है, आप भेज सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बॉस कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10,000 तक। सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो बॉस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो कल देखो मैंने आपको कहा कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड डेबिट होता है, क्योंकि वो बॉस को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, उसके लिए एक्सपेंस हो जाता है। और प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज़ का काटा हुआ पैसा है जो बॉस के पास पड़ा है, उसे फ्यूचर में पेमेंट करना है, वो लायबिलिटी हो जाएगी। सो दोनों टर्म क्लियर हो गए? प्रोविडेंट फंड भी एंड कंट्रीब्यूशन भी समझ में आया? हाँ सर, इसमें बॉस क्यों कंट्रीब्यूट करते हैं? बॉस क्यों कंट्रीब्यूट करता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। बॉस क्यों कंट्रीब्यूट करता है? ये है ना, गवर्नमेंट का रूल है कि एम्प्लॉई अगर निकाल रहा है ना, तो ये पैसा उसके बुढ़ापे के लिए यूज़ होगा, तो उसके बुढ़ापे के लिए वो अपना ही सेविंग यूज़ कर रहा है। तो उसमें बॉस ने क्या किया? बेचारे ने पूरी लाइफ किसके लिए काम किया? बॉस के लिए, कंपनी के लिए, बैंक के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बुढ़ापे को संभालना है, तो बॉस भी तो कंट्रीब्यूट करे ना उसके बुढ़ापे में कुछ। आया समझ में? तो बॉस उसकी ओल्ड एज के लिए 10,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझो आज किसी को 2 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं, तो ये 2 करोड़ रुपीस प्रोविडेंट फंड सिर्फ उसी का ही हो, बॉस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसकी ओल्ड एज के लिए बॉस ने क्या किया? कुछ भी नहीं, बट उसकी पूरी लाइफ उसने बॉस के लिए काम किया, तो बॉस तो कमाया होगा बहुत सारा पैसा, ठीक है ना? तो बॉस का फ़र्ज़ बनता है कि उसकी ओल्ड एज के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करे। अब फिर से इस कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। 10,000 पर मंथ इसका, 10,000 बॉस का, टोटल कितना हो गया? 20,000 इंटू 12, 2,40,000। 2,40,000 इंटू 35 ईयर्स, 84 लैक्स। और वो 84 लैक्स कब का? आज की सैलरी के हिसाब से। सैलरी तो इंक्रीज़ होती रहेगी ना, ये है ना एग्जाम्पल, ठीक है? अब सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी और इस 84 लाख का 4-5 गुना हो जाएगा अगर 35 साल का इंटरेस्ट गिनेंगे तो। सो कितना हो जाएगा? लगभग 4-5 करोड़ रुपए, ठीक है? और अगर सैलरी इंक्रीज़ होती रही तो शायद ये 4 का 10 करोड़ भी हो सकता है। सो जब रिटायर होगा 10 करोड़ रुपीस मिलेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? सो उतना जितना ये कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही बॉस कंट्रीब्यूट करेगा, बट मैक्सिमम 10%, 10,000 तक नहीं। अब किसी की सैलरी 5,000 हो तो 10% उसकी सैलरी का 10% बॉस कंट्रीब्यूट करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वो कम कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो फिर बॉस भी कम कंट्रीब्यूट करेगा। सो हर कोई क्या करता है? ना कम कंट्रीब्यूट करवाता है, ना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करवाता है। 10% पूरा खुद निकालता है, 10% बॉस निकालता है। क्योंकि ये पैसा है ना, लॉक हो जाता है, इसे लॉक इन कहते हैं। लॉक हो जाएगा, बीच में नहीं निकलेगा। कोई बोलेगा कि हाँ FD की तरह, हाँ, लेकिन ऐसा है कि बीच में अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो ये पैसा उसके वाइफ को या बच्चों को मिल जाएगा। बट कोई बोलेगा बीच में मुझे इन पैसों में से 5 लाख दो, वर्ल्ड टूर करने जाना है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेविंग्स हैं। किसके लिए? ओल्ड एज के लिए, बुढ़ापे के लिए। तो ये बीच में विड्रॉ नहीं होगी, ठीक है? सो दोनों टर्म क्लियर हो गए? हाँ। सर, अभी आपने बताया कि ना वो जब रिटायर होगा तब अगर वो खुद जॉब जल्दी छोड़ना चाहे ड्यू टू सम रीजन, बीमारी की वजह से, तो उसको मिल जाएंगे तब? हाँ, मिल जाएंगे। देखो, प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जैसे बैंक में आपका अकाउंट है ना, वैसा एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। समझो पहले 5 साल उसने किसी ए कंपनी के लिए काम किया, तो ए कंपनी का बॉस भेजेगा, फिर 5 साल बाद वो बी कंपनी में चला गया, तो वहाँ से भी बी कंपनी में से भी बॉस भेजेगा। प्रोविडेंट फंड एक बैंक है, यूँ समझो। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है प्रोविडेंट फंड। तो जब भी जॉब पर लगोगे ना, तो आपका बॉस पूछेगा कि आप फ्रेशर हो या पहले से कहीं जॉब की है।
अगर पहले कहीं जॉब की है तो प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा आपका, तो बोलेगा आपका अकाउंट नंबर दो, आपकी सैलरी में से हर महीने मैं डिडक्ट करूँगा, अपना भी डालूंगा और ये पैसा जाएगा आपके अकाउंट में, उसका मैसेज आ जाएगा, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो और उसकी रिसिप्ट भी मिलेगी आपको। अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, फर्स्ट जॉब है, तो वो बॉस आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल ए कंपनी में काम किया, 5 साल बी कंपनी में और बाकी के 30 साल सी कंपनी में काम किया। सो जब जिस कंपनी में काम किया होगा उस कंपनी के बॉस ने उस अकाउंट में पैसे भेजे होंगे और रिटायर हो जाओगे तो वो देने के लिए बाउंड हैं, वो दे देंगे। ऐसे हो जाए किसी के साथ कि 35 साल काम किया लेकिन 30 साल के बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो लॉसेस हो जाए, तो हो सकता है ना, तो सबका तो ओल्ड एज रिस्क में आ जाएगा, तो गवर्नमेंट ले लेती है ये पैसा। प्रोविडेंट फंड यूँ समझो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये पैसा जमा हो जाता है, फिर वो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को वापस देगा। कंपनी बंद हो जाए तो एम्प्लॉय को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पैसा सेफ पड़ा है। ठीक है, सो सारे टर्म्स क्लियर हो गए Yes. अच्छे से। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस होता है। ठीक है, नाउ ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए। Yes. अब आ जाओ आप एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकालो। पेज नंबर 260 मिला। अब देखो इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन कितने हैं, 4, 5, 6, 7 हो गया चैप्टर पूरा, 4 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इस लेक्चर में आप क्या करोगे, आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, लेकिन कैसे, स्टेटमेंट फॉर्म से, स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, पूरा एक साथ, पर्टिकुलर एक साथ। जो अमाउंट आपको आ रहा है वो लिखो, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, मैं करवाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी करो और क्वेश्चन नंबर 7 भी करो। ओके, अब देखो आपने सपोज करो लिखा बैंक लोन, आपको नहीं आ रहा है कि बैंक लोन क्या होगा, सामने डेबिट क्रेडिट ही तो करना है ना, लेकिन अगर आप अकाउंट फॉर्म में बनाओगे ना तो आपको साइड चूज़ करना पड़ेगा। सो पहले आप स्टेटमेंट फॉर्म में सारे स्टेटमेंट्स लिख दो, सारे पर्टिकुलर्स लिख लो, फिर जितना आ रहा है उतना करो, जो नहीं आ रहा है टर्म वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे अभी, स्टेटमेंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी। सेवन तो ये LF लिखते हैं। हाँ लिख दो, अगर लिखा हुआ है तो लिख दो, कोई और सर 7 में तो ऑलरेडी स्टेटमेंट फॉर्म में ही होगा। 6 और 7 करेक्ट करना है। देखो एक मिनट, 6 और 7 में देखो 7 में क्या दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस थोड़े ही देंगे आपको। नीचे देखो राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं पहले। राइट हैंड साइड कैपिटल क्या लिखा हुआ है, 61,000, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट होगा। तो कैपिटल क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट। तो दोनों एक साइड आ सकते हैं, नहीं इन्होंने गलत लिखा है, तो भी टैली हो गया, तो भी टैली हो गया। ऐसा कोइंसिडेंट होता है कि इन्होंने गलत लिखा और फिर भी टैली हो गया, हमें करेक्ट करना है उसको। क्लियर हुआ? देखो एक मिनट, 3 + 3 कितना होगा, 6 एंड 3 × 3 9, 2 + 2 एंड 2 × 2। अब देखो यहाँ प्लस करो या मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन ये 2 में ही आता है, 3 में नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? कोइंसिडेंस समझ लो। ऐसा मैथमेटिक में कोई भी वैल्यू नहीं है जिसे आप प्लस करो और मल्टीप्लाई करो आंसर सेम आए, एक्सेप्ट 2। 10 + 10 20, 10 × 10 अलग आ रहा है ना, लेकिन सिर्फ 2 में ही हो रहा है, 1 में भी नहीं होगा। 1 + 1 2 एंड 1 × 1 1 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। जितना भी मैथमेटिक्स है उसमें एक 2 नंबर ही ऐसा है कि मल्टीप्लाई करो या प्लस करो आंसर सेम होगा।
तो कोइंसिडेंट मान सकते हो। तो ये इसका आंसर आ गया है, बट है रॉन्ग, आपको करना है। ठीक है, चारों सम करो और प्रोबेबली आज या कल ये चारों सम पूरे करके चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी आप चारों सम करोगे।